Hello. Hello. Yes, sir. Yes, Yes, sir. are you getting me? Yes, sir. ठीक है. So this point I elaborated that expansion of migration. So migrations में एक होता है in migration IN, एक होता है emigration EME. इन माइग्रेशन का मतलब दूसरे देश से हमारे देश में लोग आते हैं, एमिग्रेशन का मतलब हमारे देश से दूसरे देश में जाते हैं. तो भारत में एमिग्रेशन ज्यादा होता है. पूरे भारत में बहुत सारे जो पंजाब के लोग हैं पूरे कनाडा को हड़प रखा है. वहाँ पंजाबी दूसरी भाषा है. मॉरिशस को पूरा बिहारी लोग सब हड़प रखे हैं. नेपाल को पूरा बिहारी हड़प रखे हैं. आप गल्फ कंट्री में साउथ के लोग भरे हुए हैं. तो एक तो हमारे देश से बहुत ज्यादा जो सर्विस सेक्टर्स वाले लोग हैं वो ज्यादातर दूसरे देश में चले गए. एंड सेकेंडली हमारे देश में आते हैं. सो बोथ उस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, पहाड़ी एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, बीमारू स्टेट में जो रहने वाले लोग हैं, वो ज्यादातर डेवलप्ड स्टेट की ओर माइग्रेट होते हैं, लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, साउथ. क्योंकि उनको वहाँ रोजगार मिल जाते हैं, जीविकोपार्जन के साधन मिल जाते हैं. तो एक बहुत बड़ा है कि इसको हम कैसे माइग्रेशन को स्टॉप करें. इट इज नाउ स्टेट को कैसे इंपावर करें, वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे जनरेट करें, वहाँ लोगों को एजुकेशन पढ़ने के लिए आज बहुत दूसरे शहर में जाना, वहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे उनको अवेलेबल हो, हेल्थ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे लोकल लेवल पे अवेलेबल हो. सो दिस इज ईयर कि माइग्रेशन यदि कंट्रोल होगा तो यूनिफॉर्म पॉपुलेशन रहेगा. शहर पे बहुत ज़्यादा कंजेशन नहीं होंगे. किसी एक शहर पे जस्ट लाइक द ओवरलोडेड इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह पॉपुलेशन का बर्डन नहीं होगा, पॉल्यूशन कम होंगे. तो इस एक बहुत बड़ा एक चैलेंजेस है. थर्ड पॉइंट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1760 टू 1860, 1760 से लेके 1860 यूरोप में, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पीरियड था. इन इंडिया धीरे धीरे ब्रिटिश ने इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया यहाँ भी. एंड इन द बिगिनिंग ब्रिटिश इंट्रोड्यूस कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, जो मेजर इंडस्ट्री, आयरन ओर इंडस्ट्री, इन सबको लगाए. एंड इंडस्ट्री के फील्ड में काफ़ी उन्होंने योगदान दिया और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा. और साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ जो अर्बनाइजेशन है वह भी काफ़ी आगे बढ़ा. मैंने पहले भी डिस्कस किया हूँ कि ब्रिटिश पीरियड में जो सिटी डेवलप हुए थे वह थे कालीकट, मछलीपट्टनम, सूरत, हल्दिया, कांडला, बॉम्बे, गोवा. ये सब सिटी काफ़ी डेवलप हुआ था, कमर्शियल सिटी के रूप में जाने जाता था. कोस्टल एरिया में खास करके ऐसे सिटी होते थे. फिर 11th प्लान में विजन डॉक्यूमेंट्स लाया गया था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया. 11th 5 ईयर प्लान ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने काफ़ी कुछ ओवरऑल फोकस किया था अर्बन डेवलपमेंट पे. इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आर नॉट जस्ट वन रीजन पीपल मूव इनटू सिटीज. दिस इज एक तो एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है आज के डेट में. हेल्थ है, अच्छे लाइफ स्टाइल है, अच्छा एजुकेशन है. तो आज एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर यूपीएससी में कि अब गांव में कोई नहीं रहना चाहता है. किसान भी चाहता है कि मैं अपने बच्चे को शहर में रखूं, शहर में पढ़ाऊं. गांव में रहेगा तो गंवार रह जाएगा. मतलब लोगों का सोच अब शहर की ओर काफी भाग रहा है. गांव में रहने वाला कुछ ही परसेंट लोग हैं जो रह गए हैं. बाकी जो रहते हैं या तो मजबूरी में रहते हैं, और जो थोड़ा बहुत जिनके पास पैसे है, धन है, जमीन है, वह जमीन बेच करके शहर में जमीन खरीदते हैं. और उनका पर्पस होता है कि अर्बन लाइफ स्टाइल जिया जाए. अब अर्बन लाइफ स्टाइल का मतलब मॉडर्न लाइफ स्टाइल. वो भी चाहेंगे कि हम बर्थडे पार्टी मनाएं, जींस कल्चर में आए, पिज्जा कल्चर्स में आए, थोड़ा सा हाई फाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल लीड करें. तो ये चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करता है, इसीलिए लोग अब अर्बन लाइफ स्टाइल की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसके कारण अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रहा है. नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन अर्बन एरिया. अब अर्बन एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बहुत अच्छे हैं. आप ट्रांसपोर्टेशन का मामला हो, हाउसिंग का मामला हो, या फिर मान लो कि यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिसिटी का मामला हो, 24 आवर बिजली मिलते हैं. और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुविधाएं हैं, रोड, सड़क, हर एक चीज़. तो एक इसकी तरफ आदमी अट्रैक्ट होकर के शहर की ओर माइग्रेट करता है. फिर है ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर आफ्टर 1990s.
जो मैं डिस्कस किया हूँ ग्लोबलाइजेशन में, 90 के बाद जो ग्लोबलाइजेशन का असर हुआ तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनी शहर में, गांव में नहीं गए कंपनी लेकर के, वह शहरी बड़े शहर के आसपास अपने कंपनी या अपने इंटरप्राइजेस को इस्टेब्लिश किए। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि लोगों को अपने रोजगार के लिए, जिनका उसमें रोजगार कंपनी में एम्प्लॉयमेंट मिला, वो शहर आ गए। तो जो एलपीजी का जो दौर था उसमें ग्लोबलाइजेशन में जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, जिसके कारण एक तरह से अर्बनाइजेशन जो है तीव्र गति से बढ़ा। सो दिस इज हियर, दिस इज द रीजन कि अर्बनाइजेशन, ये सब रीजन है अर्बनाइजेशन को बढ़ाने के लिए। व्हाट कैन सिटीज डू टू मीट द चैलेंजेस? अब चैलेंजेस तो हैं, सो मेनी चैलेंजेस मैंने डिस्कस किया है। नाउ यू नो कि सिटीज इसके लिए क्या कर सकता है, कि क्या मतलब सिटी के जो मैनेजमेंट हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, अब इन चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए व्हाट आर द स्ट्रेटेजी। पॉइंट 1, प्रमोट अर्बन प्लानिंग फॉर हेल्थ, बिहेवियर एंड सेफ्टी। एक बहुत बड़ा चैलेंज है हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स। आज आयुष्मान भारत हैं, बहुत बड़े एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन खोले जा रहे हैं छोटे बड़े शहर में। तो हेल्थ को लेकर के लोग ज़्यादातर बड़े शहर में आते हैं इलाज करवाने, ये दिखवाने। तो एक उनसे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को और हम बेहतर कैसे करें। एक हेल्थ क्राइसिस जो है अभी कोरोना के टाइम में तो और ज़्यादा बढ़ गया है। नॉर्मली भी, नॉर्मल डे में भी कुछ ना कुछ महामारी, डेंगू और कुछ ऐसे होते रहते हैं। तो एक हेल्थ का जो बहुत ज़्यादा हमारे हॉस्पिटल पे जो बर्डन है, मैं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पर आऊँगा, उसमें डेटा आपको दूंगा, देखेंगे कि कितना बर्डन है हेल्थ पे, कितना दबाव है, कितना प्रेशर है, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स की संख्या कितनी कम है। तो एक है कि बड़े शहर में ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना। सेकेंड, improve urban living condition including access to adequate shelter and sanitation for all। अर्बन लाइफ स्टाइल, जैसे मैं बोला 40% जनसंख्या स्लम में रहती है। अब आप यकीन नहीं करेंगे 5-10 लाख लोग दिल्ली में ऐसे हैं जो रोड पे सोते हैं। अब बहुत सारे जो कम से कम 2540 लाख ऐसे लोग होंगे जो एक घर में 4-5 आदमी रहते हैं, इसी तरह से रहते हैं। बहुत ही कंजेशन है वहाँ, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाता है, प्रॉपर सनलाइट नहीं जाता है, प्रॉपर वाटर सप्लाई चैनल चेन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी कई बार नहीं होते हैं। तो एक तो स्लम की प्रॉब्लम को चेक करना। अर्बन लाइफ स्टाइल में सबसे बड़ा चैलेंज है हाउसिंग का प्रॉब्लम। दिल्ली यदि कोई आओ तो चलो ठीक है, हाउसिंग का उतना प्रॉब्लम नहीं है, बट मुंबई में हाउसिंग की इतनी प्रॉब्लम है कि कोई आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, तो कहेंगे भाई मैं खाना खिला दूंगा लेकिन रुकने का देख लो। मतलब हाउसिंग बहुत ही ज्यादा एक इश्यूज है मुंबई जैसे शहरों में। दिल्ली में एक यदि कोई 5-10 हजार की नौकरी करता है तो उसको जिस रैंक में है उस हिसाब से मिल जाते हैं, क्योंकि उतना एरिया है, एक्सपेंड किया है। बट ये जो हाउसिंग इशू है ये मुंबई में बहुत बड़ा एक चैलेंज बना हुआ है। तो ओवरऑल देखेंगे ये चेन्नई में भी है, कोलकाता में भी है, कि एफोर्डेबल हाउसिंग, एफोर्डेबल हेल्थ, एफोर्डेबल क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ये सारी सुविधा होनी चाहिए जो बेसिक चीजें हैं। उनके बच्चे के एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन जो है वो, तो इन सब चीजों को लेकर के प्लानिंग चल रहा है और काफी कुछ डिलीवर भी किए जा रहे हैं, चेंजेस भी आए हैं, लेकिन अभी स्टिल लॉट्स ऑफ थिंग्स इसमें करने हैं। थर्ड पॉइंट, इन्वॉल्व कम्युनिटी इन लोकल डिसीजन मेकिंग, दैट इज द म्युनिसिपल बॉडीज, जस्ट लाइक द पंचायती राज सिस्टम इन द विलेज। अर्बन एरिया में जो लोकल लोगों को डिसीजन मेकिंग में लेना, म्युनिसिपल बॉडीज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना, जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो पावर किया गया, डिसेंट्रलाइज किया गया शहर में, लेकिन इससे भी ज्यादा और ज्यादा इसको करने की चीज है, मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, कि रोड बनाना या सड़क बनाना हो या कोई लोकल इश्यूज हो, तो उसको लोकल लोगों को पार्टिसिपेट करके उनकी समझ से काम करवाना, लाइक दैट। फिर इंश्योर सिटीज आर एक्सेसिबल एंड एज फ्रेंडली। एज फ्रेंडली यानी कि सिटी हर एक लोगों के लिए एक्सेसिबल हो। आज ओल्ड एज लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सिटी, वृद्ध आश्रम में जाके रहते हैं। ओल्ड एज लोगों के बहुत सारा बच्चे नहीं होते हैं, तो बच्चे चले गए बाहर कमाने के लिए जॉब में, तो उनके साथ बहुत सारे क्राइम की स्टेटस है।
फिर आइसोलेशन है, वो अकेले में रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ स्टाइल है, कई बार उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज होते हैं। फिर बच्चों के अगेंस्ट में भी क्राइम होते हैं, फिर कई और तरह के जो चाइल्ड एब्यूजेस है, तो ये चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है, छोटे बच्चे जो हैं। तो कि मेनी वे सिटी शुड बी अफोर्डेबल टू ऑल द पीपल, एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल, हर एक कैटेगरीज लोगों के लिए वहाँ पे सुविधा हो। फिर देन मेक अर्बन एरिया रिसिलिएंट टू इमरजेंसीज एंड डिजास्टर, मतलब अर्बन एरिया में को ऐसे बनाना कि भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए। आप देखते हो दुनिया की, अमेरिका इंडिया तो छोड़ दो, यदि एक बार बाढ़ आ गया अमेरिका में, चीन में, तो सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, सारे सिस्टम नहीं काम करते। वही हमारे सिटी का भी है, एक बार यदि तेज बारिश हो गई तो वाटर लॉगिंग। अभी दिल्ली में इस साल एक डूब के मर गया, रोड पे डूब के मर गया, बस में बैठे रह गया, बस में इतना 7-8 फीट पानी रोड पे भर गया, एक फ्लाईओवर के नीचे। अब कि सिटी को हम इमरजेंसी के लिए, भूकंप के लिए, आपदा के लिए, यदि अभी दिल्ली में 7 डिग्री सेल्सियस का जो भूकंप आ जाए तो समझो कि इसमें 50 लाख आबादी खत्म होती, जो गुजरात में आया था, भुज में। मतलब हाउसिंग का प्लान नहीं, अनप्लान्ड हाउसिंग बना लिए, जैसे तैसे बना लिए। तो एक प्रॉपर पॉलिसी होना चाहिए कि हम इमरजेंसी के लिए या डिजास्टर के लिए सिटी में, अभी आग लग गया पिछले साल दिल्ली में, एक जगह 50 लोग जल के मर गए। बारिश के दिनों में मकान गिर जाते हैं, लोग जो होते, भूकंप का झटका कितना सह सकता है। तो कि दीज आर द हियर कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्रॉपर प्लानिंग, अब मास्टर प्लान, ये सब सारी चीज जो है सिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। इन सब तरफ सरकार ध्यान दे रही है, बट स्टिल बहुत कुछ हुए हैं, पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं, बट स्टिल ए लॉट्स ऑफ थिंग्स करने की आवश्यकता है। अब नाउ you see this point, Himanshu, Yes, sir. are you watching? Yes, sir. Point to remember, urban population 34%, 18 का जो रिपोर्ट है यूएन अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, टोटल 34% पे आया है, और उम्मीद है कि हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, अच्छी बात है जैसे अर्बन पॉपुलेशन बढ़े। By 2051 more than half of the population will live in city, यानी 50% वायु हो जाएगा। 2051 तक भारत में 50% लोग शहर में रहेंगे, ये अनुमान है, ये डेटा है। सिटीज कंट्रीब्यूट्स टू 65% ऑफ कंट्री जीडीपी, ये जो 34% जनसंख्या है, भारत के जीडीपी में 65% का इनका कंट्रीब्यूशन है। हम लोगों की ये कितना इफेक्टिव है कि टोटल जीडीपी में 65% शहर में रहने वाले लोग कर रहे हैं, which is likely to go by 70%, जो 2030 तक कितना हो जाएगा, लगभग 70% के आसपास हो जाएगा। यानी कि सर्विस सेक्टर हमारे यहाँ डोमिनेट कर रहा है, शहर वाले का रेवेन्यू पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, तो इनका इकोनॉमिक जो लेवल है वह देश को भी सपोर्ट कर रहा है अच्छे से। फिर दूसरा डेटा देखो, एज पर सेंसस 2011 70% ऑफ अर्बन हाउस होल्ड हैड एक्सेस टू वाटर सप्लाई। शहर में रहने वाले 70% जो घर हैं उनमें सप्लाई वाटर है, यानी कि टोटी लगे हुए हैं, पाइप का कनेक्शन है। 30% के पास सप्लाई वाटर का कनेक्शन है ही नहीं। Only 49% हैज एक्सेस टू वाटर सप्लाई विद इन ए प्रीमाइसेस, कि एक प्रीमाइसेस के अंदर में 49% लोगों को ही मतलब वाटर सप्लाई है। इस तरह के सिस्टम बने हुए हैं। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, AMRUT, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, अटल बिहारी वाजपेयी का योजना था। अब इसके अंदर में जो है सीवेज का निर्माण करना, इसके अंदर में क्या कहते हैं, पानी के जो घर से जो निकलने वाले पानी हैं उनको कैसे चैनलाइज किया जाए। दिल्ली में तो पूरे जमुना को पॉल्यूटेड कर रखे हैं, ट्रीटमेंट प्लांट लगा के वाटर को कैसे क्लीन किया जाए। तो ये भी एक तरह का योजना है अटल मिशन फॉर, कि अर्बन एरिया में ट्रांसफॉर्मेशन को इंश्योर करता है।
कि रोड, सड़क, गली के साथ साथ जो सीवेज प्रॉब्लम है जिसके कारण गंदगी फैलती है, पॉल्यूशन फैलते हैं, तो दिस इज द मेजर इशूज। तो दिस इज हियर नाउ। ये टॉपिक्स में आप लोगों को मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ। यू शुड रेज द क्वेश्चन, डाउट्स, कंफ्यूजन्स और लाइक दैट। ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू शेयर विथ मी योर कंफ्यूजन, डाउट, पॉइंट्स, चीजें। यस हिमांशु। सर क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स जो मैंने रिमार्क किया था उसको देखना। जो कोई क्वेश्चन जो आए हैं मैं खुद डिस्कस कर देता हूं कि भारत में, इन इंडिया, जो क्वेश्चन थोड़ा सा कभी कई बार ट्विस्ट कर देते हैं, कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देते हैं। तो स्मार्ट सिटीज अभी एक नया प्रोग्राम चला है, तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि डू यू थिंक द विजन ऑफ स्मार्ट सिटीज आर मोर रैशनल in the urban context in modern times in the context of a smart village? Discuss। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। स्मार्ट विलेज का Yes, नाम sir. सुने हो? स्मार्ट विलेज और स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी से पहले स्मार्ट विलेज चाहिए। डू यू एग्री? बताओ। Yes, sir. स्मार्ट सिटीज। सर जो अंडर डेवलपमेंट है उसके कारण जो है माइग्रेशन हो रहा है, तो अगर वही डेवलपमेंट करें तो वो पॉइंट जो है माइग्रेशन हाँ, वाला वो सॉल्व हो सकता है। सॉल्व हो सकती है। इसके लिए हमारे यहाँ सांसद आदर्श ग्राम योजना भी शुरू किया गया, यानी विलेज भी स्मार्ट होना चाहिए। Yes, sir. और एक इसी से रिलेटेड प्रोग्राम है पूरा जो मैं डिस्कस किया हो, प्रोविजन ऑफ अर्बन, यानी कि गांव यदि आप स्मार्ट बना दो तो शहर पे जितने प्रॉब्लम है कम हो जाएगा। गांव के लोग माइग्रेट करके नहीं आएंगे, पलायन नहीं करेंगे, वहीं अच्छी एजुकेशन लेंगे, हेल्थ होगा। शहर में तो 80% पॉपुलेशन माइग्रेंट पॉपुलेशन है ना। तो जो ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज ए गुड कॉन्सेप्ट, ये नहीं। फिर आपको पूछ सकते हैं, इलेबरेट एनी 3 मेजर अर्बन प्रॉब्लम इन मॉडर्न टाइम्स एंड डिस्कस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं कि अर्बन Yes, एरिया का 3-4 मेजर प्रॉब्लम्स को आप बताइए और उससे रिलेटेड गवर्नमेंट के पॉलिसी का इवेल्युएट कीजिए। तो आप इसमें बहुत सारे उनके जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम है, तो 3 में हम समझते हैं। एक तो ट्रैफिक पॉल्यूशन का प्रॉब्लम हर एक सिटी में, ठीक है, कि हमारे यहाँ हर एक सिटी पॉल्यूटेड है काफी। एक तो पॉल्यूशन को ले लो, दिखाओ कि एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन कैसे कैसे हो रहा है। फिर ट्रैफिक का प्रॉब्लम हमारे यहाँ दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हर एक सिटीज में है ट्रैफिक की प्रॉब्लम, है नहीं। यानी कि जो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी प्रॉब्लम है, वेहिकुलर पॉल्यूशन भी करते हैं, फिर स्मूथ ट्रैफिक नहीं है। तो एक तो ये इश्यूज हो गया, दूसरा है इसको आप दे सकते हैं। तीसरा स्लम का प्रॉब्लम एवरी सिटीज में है। स्लम पॉपुलेशंस को आप डिस्कस करेंगे कि हाउसिंग और जो चीज़ों को लेकर के जो स्लम एरिया डेवलप हो रहे हैं, और व्हाट एवर द प्रोग्राम्स जो है उनसे रिलेटेड यू शुड इलैबोरेट इट। ठीक है, yes, sir. ओके। अब हम दूसरा यूनिट में चलेंगे। अच्छा, एक बार ऑल ऑफ यू, आप हमें सुन रहे हैं सारे लोग? यस सर। किसी स्टूडेंट्स Yes, ने sir. किसी स्टूडेंट्स ने मेरे को मैसेज किया था कि टाइम को लेकर के शायद वो 4 बजे से चाह रहे थे। ठीक है, तो आप लोग बताइए। मैं तो 5 से 7 में कंफर्टेबल भी हूँ और एक अच्छा माइंडसेट बन गया है, अच्छे से क्लास हो रहे हैं सारे लोग। किसने किया था? सृष्टि शायद की थी आप। यस सर। तो आपको क्या दिक्कत है सृष्टि? सर वो हम कॉलेज के लिए री एग्जाम भरे हैं ना, तो उसके लिए हम ट्यूशन लेते हैं। कितने बजे से कितने बजे आपका क्लास खत्म होता है? सर वो 6 बजे आते हैं वो सर। अच्छा अच्छा, कॉलेज के लिए आप ट्यूशन लेते हैं तो 6 बजे आते हैं, तो मतलब आपका टाइम क्लैश कर रहा है। ठीक है, सर सिर्फ अभी 1 वीक के लिए, उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद आप जो टाइमिंग बोलोगे हो जाएगा। देखिए ये जो हमारा है ना, तो हमारा हम कुछ समझते हैं 4-5 डे में ये खत्म हो जाएगा। हमारा जो ये सोशल इंडियन सोसाइटी वाला जो इशू है, ये यस सर। हार्डली हम समझते हैं 3 या 4 दिन और करेंगे तो आपका ये सेक्शन ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
और हम समझते हैं सारे लोग इस टाइम के साथ कंफर्टेबल है, ऑल ऑफ यू, सब लोग, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है टाइमिंग का? नो सर। नो सर। हेलो सर ऐसे दिक्कत नहीं है टाइमिंग का, लेकिन अगर आप 4 से 6 भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग सब लोग कलेक्टिवली हमें बोलिए, सब लोग मैसेज कीजिए, सब लोग कलेक्टिवली कि सब कि उसमें कोई भी आदमी ऐसा नहीं हो कि जिनको की कोई दिक्कत हो, तो हम कर देंगे, 4 से 6 कर देंगे। अब मैं पूछ रहा हूँ, 1 बाय 1 पूछ रहा हूँ। क्या कहते हैं तृप्ति, आर यू एग्री 4 to 6? Yes, sir. I have no issues. अच्छा हिमांशु, आर यू एग्री? यस सर, कोई भी टाइम हो जाएगा। 4 to 6 में कंफर्टेबल हो? यस सर, यस सर। अच्छा अंशिका? यस सर। अच्छा एक मिनट, जस्ट मिनट, और कौन है अंशिका के बाद? रोहित? Yes, sir. No problem, sir. अच्छा आस्था? Yes, sir, no problem. सचिन? यस सर। ठीक है ठीक है, तो हम कल से ऐसा करेंगे 4 to 6 Yes, कर sir, देंगे चलेगा। क्लास का टाइम, ताकि सृष्टि का जो प्रॉब्लम है आप लोग सब आदमी कोऑपरेट करेंगे, किसी स्टूडेंट्स और टीचर सब लोग यदि एक होंगे तो बेहतर होगा, सब लोग कंफर्टेबल पढ़ेंगे ना। तो इसीलिए सृष्टि के प्रॉब्लम को देखते हुए क्लास का टाइम टुमारो हमारा 4 to 6 में रहेगा, ठीक है? थैंक यू Yes, सर। sir. और इन्होंने मैसेज किया था तो हम कहें कि चलो हम सब लोगों से एक बार विचार कर लेते हैं। और हमारा ये यूनिट अभी समझ लीजिए कि आप मैक्सिमम 3 या 4 दिन में खत्म हो जाएगा। अभी हमारे पास जो टॉपिक्स है 3-4 टॉपिक्स हैं, बट कंफर्टेबली करेंगे और उसके बाद देखते हैं बाकी यदि कोई और जो हमारे सेक्शन वाला टॉपिक्स होगा तो आप लोगों से फिर कनेक्ट होंगे, ठीक है? बट आई विल ऑलवेज हेल्प यू, गाइड यू इन ए बेटर वे, ठीक है? तो ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन वाला जो टॉपिक्स है ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो हम सर अब हम दूसरा टॉपिक चलाते हैं। सर। जस्ट ए मिनट, सी सर आप क्लास शेयर कर देंगे सर? कौन? सर सचिन बोल रहे हैं। हाँ सचिन बोलो। सर एक दो दिन क्लास गैप हो गया था, तो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो शेयर कर सकते हैं? अच्छा रिकॉर्ड टॉपिक्स हमें व्हाट्सएप कर देना, मैं देखूंगा, हमारे पास रिकॉर्डेड होगा तो मैं मैसेज कर दूंगा। जी सर। जो क्लास मिस हुआ था उस टॉपिक्स उस क्लास में जो हुआ था हमें आप, हिमांशु रेगुलर रहा है, बाकी सारे लोग रेगुलर रहे हैं, तो जिस दिन आपने मिस Yes. किया था देखना रिकॉर्डेड होगा तो मैं आपको भेज दूंगा। यस। ठीक है, देखो देखो चेक किए। यस, ये सचिन, सृष्टि, आस्था, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, दिस टॉपिक्स पीपीटी दिखाई दे रहा है ऑल ऑफ यू? सर वो प्रोसेस हो रहा है, हाँ प्रोसेस हो रहा है सर। हाँ मैं शेयर कर दिया हूँ। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज इन इंडिया, दिस इज वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स as a part of your syllabus. Listen it properly. WHO, World Health Organization, define health as a physical, mental and social well-being. Are you getting me? आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। फिजिकल हेल्थ का मतलब होता है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। फिजिकल वेलबीइंग का मतलब हुआ शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हैं, मेंटल का मतलब मानसिक रूप से हम स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं है, और एक नया जो पॉइंट है वो है सोशल वेलबीइंग। सोशल वेलबीइंग का मतलब होता है कि सोसाइटी में वी आर वेल एकोमोडेटेड एंड वेल एडजस्टेड पर्सन। हम हमारा फैमिली में भी वी आर वेल एडजस्टेड, हम डाइवोर्सी नहीं है या सोशली बाइकॉटेड नहीं है, समाज में हम हेल्दी ढंग से रहते हैं। तो ये 3 चीज जब किसी व्यक्ति के साथ होता है तो उसको हम कहते हैं हेल्दी। ये WHO का डिफिनेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे यहाँ यदि हम आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो हेल्थ के क्षेत्र में धन्वंतरी,
जीवक, चरक, सुश्रुता, ये बहुत बड़े एक्सपर्ट हुए हैं भारत में। चरक संहिता के नाम से जानते हैं, उन्होंने सुश्रुत, ये लोगों ने उस समय में सर्जरी करते थे, बड़े बड़े जड़ी बूटी आयुर्वेदिक पद्धति के बहुत बड़े ये लोग जानकार थे। और पूरा आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन आज भी हम कोरोना के युग में भी देखे हैं कितना इफेक्टिव रहा। तो एक प्राचीन काल का जो है एक इतिहास रहा है कि भारत में स्वास्थ्य सेवा से संबंधित एक से एक वैद्य जी हम के नाम से जिसको जानते हैं वैद्य हुए हैं। आज उसको हम डॉक्टर और स्पेशलिस्ट अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिए हैं, अलग अलग। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कहा गया हेल्थ इज वेल्थ। एक कहावत है हेल्थ इज वेल्थ, इसका मतलब आपका जो हेल्थ है वही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि बीमार पड़ गए तो ना तो पैसा काम आएगा, ना पावर काम आएगा, ना आपका अहम काम आएगा। इसीलिए सबसे पहले फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ को इंश्योर करना। स्वस्थ रहेंगे तभी आप पढ़ाई करेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे जीवन में। और यदि आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाता है व्यक्ति। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट। हमारे यहाँ 3 लिस्ट बने हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट कानून बना सकता है, लेकिन हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि यदि यूनियन को लगा और जरूरत पड़ी तो स्टेट लिस्ट की सब्जेक्ट में भी यूनियन कानून बना सकता है। यानी कि यूनियन चाह ले तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये कभी पढ़े हो कि नहीं आप लोग कभी पॉलिटी में? यस सर। यस सर। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, इस तीनों में से किसी पर भी कानून बना सकता है यूनियन। लेकिन मुख्य रूप से ये राज्य के अंदर में होता है, राज्य का विषय होता है, राज्य इस पे कानून बनाते हैं। लेकिन सरकार हमेशा, केंद्र सरकार, संघ उसके साथ खड़े होती है। एक चीज ये ध्यान रखने वाली बात, ठीक है नहीं? हेल्थ एक्सपेंडिचर जीडीपी का 4% तक कहते हैं कि इसको हम करेंगे, अभी नहीं है इतना जीडीपी का 4%, और इसको इसके बराबर करना होगा और बढ़ाना होगा, ठीक है कि नहीं? हमारे यहाँ जो इश्यूज हैं, हेल्थ इंश्योरेंस और प्राइवेट सेक्टर। आजकल बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज मेडिक्लेम लेके आ गए हैं। ये फैसिलिटी दे रहे हैं 5 लाख का, कोई और लाख का, फिर कुछ ऐसे इतने लाख का वादा करते हैं। तो आज के समय में मेडिक्लेम और हेल्थ को लेकर के अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस सिस्टम आ गया है, ठीक है? तो एक इसको लेकर के बहुत सारे अच्छी भी बात है और बहुत सारे इसमें खामियां भी हैं, ठीक है? जो हेल्थ इंश्योरेंस का एक आध जमाना जो चल पड़ा, हर एक आदमी चाहता है हम स्वस्थ रहें और हमारा लाइफ सिक्योर हो। एक है जेंडर हेल्थ का कॉन्सेप्ट। जेंडर हेल्थ में शायद विमेन रिलेटेड इश्यूज में डिस्कस किया था कि भारत में महिलाओं का हेल्थ इन कंपैरिजन टू पुरुष, खास करके मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की मैं चर्चा किया था। फिर मैलन्यूट्रिशन अमॉन्ग द गर्ल्स, इसकी चर्चा किया था। हम क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात होती है जब, तो देखा जाए तो एक विमेन का जो हेल्थ इश्यूज है इंडिया में एक अलग है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत में जो पुरुषों से 1 साल ज्यादा है महिलाओं का, 68 वर्ष के आसपास। पुरुष 67 वर्ष जीते हैं, महिला 68 वर्ष। तो इससे ये मतलब नहीं है कि उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है तो हेल्थ अच्छा होगा। हेल्थ के लेवल पे बहुत सारा क्राइसिस महिलाओं को झेलने होते हैं। तो उनमें मैटरनल मोर्टेलिटी है, उनमें क्या कहते हैं, जो गर्भवती महिला होती है उनमें खून की कमी, एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। फिर उनसे जो बर्थ रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो बहुत सारे आते हैं। फिर कुपोषण, जब मैलन्यूट्रिशन देखेंगे तो ये लड़कियों में ज्यादा है, देखा गया है। तो ये सब इश्यूज हैं। एक कॉन्सेप्ट है प्रेस्टन कर्व, 75 में डेवलप किया गया। सैमुअल प्रेस्टन was the person. He argued that health in terms of life expectancy and relationship between economy and health. Do you think कि इकोनॉमी और हेल्थ के बीच में संबंध है? कि इकोनॉमी का मतलब गरीबी अमीरी,
क्या अमीर लोगों के पास आज एक चीज है कि पैसे हैं तो उनके पास अच्छा हेल्थ सुविधा मिल जाते हैं, नो डाउट कि पैसे हैं तो आपको अच्छा मेडिकल हॉस्पिटल सुविधा, डॉक्टर, चीजें, लोग अमेरिका में जाके इलाज करवा लेते हैं पैसे वाले लोग। और गरीब लोगों के साथ एक इशूज है कि इफ यू आर पुअर और पुअर देश में हैं या पुअर लोग हैं तो वहाँ का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है आज भी कम है। अमेरिका का लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ब्रिटेन का, फ्रांस का हमसे बहुत ज्यादा आगे, हमारा कम है क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी है, गरीबी से रिलेटेड बहुत सारे बीमारी हैं, उनके लिए लोगों को इलाज नहीं मिलती लाइक दैट। लेकिन ऑलवेज इट इज नॉट ट्रू, वी कैन नॉट जस्टिफाई ऑलवेज, बिकॉज अभी कोरोना आया तो अमेरिका का सारा पैसा, अमीरी सब फेल हो गया, सिस्टम फेल हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अभी कोरोना में अमेरिका का क्या हाल हो गया बताइए। हमारे देश में उसका मतलब 50% भी नहीं, हमारे देश ने बहुत अच्छे से कोरोना को डील कर रहा है। हमारे देश में ट्रेडिशनल जो काढ़े पीते हैं लोग, जो है सो कहते हैं पसीने में आता है जी, खत्म हो जाता है, वो तुलसी के पत्ते खाते हैं, आयुर्वेदिक दवा से ठीक हो जाता है। हमारे देश से दवा उसको भेजा गया है। मतलब पैसे है आपके पास, डॉक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर भी अमेरिका में सबसे ज्यादा लोग मरे हैं, चीन में मरे हैं। लेकिन हमारे देश में देख लो, एक हमारे देश के लोग में कितने अच्छे से कोरोना को दुनिया की तुलना में तो हमारे यहाँ समझते हैं बहुत कम ही असर रहा, लाइक दैट। तो इट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट दैट पैसा से आप, बहुत सारे ऐसे बीमारी होते हैं जो आप बच नहीं सकते हैं। आज अमेरिका में जो सबसे बड़ा मेंटल डिजीज हो रहा है, लोग उसका इलाज भी बहुत कठिन है और लोग ये डिप्रेशन में, परेशानी में हमारे देश में भी आए हैं आजकल। जैसे डायबिटिक डिजीज है, हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, अभी डेटा आपको मैं देता हूँ। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन मर्ज इनटू हेल्थ मिशन ऑफ इंडिया 11th प्लान। अलग अलग मिशन को एक कर दिया गया 11th प्लान में, अब एक ही है नेशनल हेल्थ मिशन, वो काम कर रहे हैं। अब ये माइलेनियम डेवलपमेंट गोल देखिए, ये डेटा थोड़ा सा आप लोग देखिए। सर वो पीपीटी अपलोड नहीं हुआ है। पीपीटी देखो, अभी मैं पीपीटी, हाँ देखो ये देख रहे हो, ये पीपीटी नहीं दिखाई दे रहा है सर, नो अपलोड नहीं सर, हुआ है नहीं अभी। दिखाई दे रहे हैं। और सॉरी, एक मिनट, जस्ट एक मिनट होल्ड कर। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो हेल्थ से रिलेटेड है, मैं आपको एक विजन डेवलपमेंट होगा, आप रिटर्न आप मान के चलो पक्का मिल जाएगा। अभी क्लासरूम में जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ उसको सुनो एंड ट्राई टू इनरीच योर विजन एंड एनालिटिकल पावर, ठीक है? और रिटर्न हम प्रोवाइड करवा देंगे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऑन द वीडियो। सो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। आर यू लिसनिंग मी? यस सर। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है बताओ? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? हिमांशु बताओ, एनीबॉडी, कोई आदमी बताओ। सर, द वुमेन हु लॉस्ट देयर लाइफ व्हाइल कंसीविंग बेबीज। कितना कितना पॉपुलेशन थी? सर कंफर्म याद नहीं आ रहा है। 1 लाख, 1 लाख पॉपुलेशन, 1 लाख महिलाओं ने बच्चे को जन्म दिया। तो जन्म देने के क्रम में कितने महिला मर गए? ठीक है, यस सर। अब ये डेटा देख लो क्या है। 1990 में 560 महिला मर जाती थी 1 लाख में, जन्म देने वाली जो बच्चे को। 2010-12 में ये आंकड़ा था 178, 2015 में 141 पे आया ये आंकड़ा, ठीक है? और अभी जो है 2018-19 में ये 125 के आसपास आ गया, जो बहुत ही अच्छा है पोजीशन, बट अच्छा नहीं कहा जाए क्योंकि दुनिया में अभी भी ये ज्यादा है। और ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। क्या कारण है कि महिलाओं का हेल्थ से रिलेटेड है, ट्रेडिशनल डिलीवरी होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और एनीमिया होते हैं महिलाओं में, क्या कहते हैं, खून की कमी होती है, जिसके कारण हमारे यहाँ वर्ल्ड बैंक की सहायता से एक स्कीम लाया गया आशा, जो मैं डिस्कस किया हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है, विमेन रिलेटेड इश्यूज में।
तो ये आशा जो है इट इज वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोग्राम्स एंड इसका जो है ये देखो 1 मिनट में ये लिंक कटेगा हिमांशु।